नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का डीआरआर बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी की सेकंड बुक। और सेकंड बुक की जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसका अपन अध्ययन करेंगे सेल बायो एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो इस बार एमजीएसयू ने जो आपका पैटर्न चेंज किया है इसके अकॉर्डिंग आपके एमसीक्यू प्रकार के क्वेश्चन आने हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज अपने फर्स्ट यूनिट के 70 क्वेश्चन सोल्व किए, वन लाइनर क्वेश्चन। आशा है कि इनमें से आपके सारे के सारे फर्स्ट यूनिट से संबंधित आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अपने वन बाय वन 5 यूनिट कवर करेंगे, तो अपनी 5 क्लासेस के अंदर ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने फर्स्ट यूनिट। मात्र एक बार दो बार वीडियो देखने से ही आपकी यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रही हो सिलेबस में आपके सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है जिसका इंट्रोडक्शन है, फिर मोर्फोलॉजी, साइज, शेप, कंसेप्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल विद सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं। फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की संरचना है, बैक्टीरिया की संरचना है और एनिमल सेल की संरचना है, और साथ में आपका सेल साइकिल है। सेल साइकिल से संबंधित आपके क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कम पूछे जाते हैं, तो इसको अपन कम ध्यान में रखेंगे। तो देखिए पहला आपका इसी क्रम में आपका जो क्वेश्चन है वो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो सिंपल सा है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन व स्वान ने किया था। यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से जूलॉजिस्ट थे और कौन से बॉटनिस्ट थे। तो आपके स्वान कहते हैं कुत्ते को, और स्वान यहाँ पे कौन हो जाएंगे? जूलॉजिस्ट हो जाएंगे। वनस्पति शास्त्री आपके है स्लाइडन, और जो जंतु शास्त्री है जूलॉजिस्ट है वो आपके हो जाएंगे स्वान। तो पहला क्वेश्चन अपने यहाँ पे सोल्व हो जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन व स्वान ने। फिर केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की आपकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज पूछ ली जाए तो यहाँ पे आपके मृत कोशिका की खोज सभी को पता है किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की बात की, खोजकर्ता की बात करें अपन, तो जीवित कोशिका की खोज आपकी एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने की। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज 1665 में की, और जीवित कोशिका की खोज का श्रेय ल्यूवेनहुक को जाता है 1674 में। अगला क्वेश्चन अपना है, डुजार्डिन ने कोशिका के जीवित द्रव्य को क्या नाम दिया? तो देखिए ये आपका प्रोटोप्लाज्म के बारे में पूछा जाता है। कोशिका के अंदर जो आपका जीवित द्रव्य होता है इसको डुजार्डिन ने क्या नाम दिया था? सार्कोड नाम दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चौथा, जीवद्रव्य शब्द किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का यहाँ पे प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत का एक बिंदु आता है, एक पॉइंट आता है, ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला, ई सेलुला। ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन के लिहाज से भी जो जनरल साइंस है उसमें महत्वपूर्ण बनते हैं। तो किसने कहा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती हैं? तो ये बात कोशिका सिद्धांत के बिंदु के अंतर्गत आती है, और ये बात किसने कही थी? रुडोल्फ विर्चो ने कही थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये बात किसने कही थी? रुडोल्फ विर्चो ने कही थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद बताइए। आप सभी को पता है कि कोशिका सिद्धांत जो है वो कहता है कि प्रत्येक जीव के शरीर में सबसे छोटी सूक्ष्म संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। दूसरा बिंदु इसका ये है कि ओमनी सेलुला, ई सेलुला, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो इसी कोशिका सिद्धांत के आपको अपवाद बताने हैं। तो वायरस या विषाणु इसका अपवाद है, क्योंकि इसे सजीवों व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, और इसमें मुख्यतः ध्यान रखना है आपको प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। इस कारण इसे हम जीवित नहीं मान सकते, लेकिन संक्रमण की क्षमता पाई जाती है, इस कारण इसे हम जीवित की श्रेणी में रखते हैं। तो ये एक सेल थ्योरी का आपका क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। फिर सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के चारों तरफ की जो झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है? तो ये किससे बनी होती है? आपको ध्यान रखना है, ये किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, जिसे हम लिपोप्रोटीन के नाम से भी जान सकते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति की बात करें तो वो काइटिन से बनी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो वो आपकी ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। फिर कोशिका झिल्ली के कुछ एक सिद्धांत है। इन सिद्धांतों में से आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इकाई कला सिद्धांत है, वो किसने प्रतिपादित किया? आंसर आ जाएगा आपका रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया। इसके अलावा भी सैंडविच
मॉडल आ जाता है इसका, वो भी आपको ध्यान में रखना है। कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है, आपको ध्यान में रखना है कि कोशिका झिल्ली की सेल मेम्ब्रेन की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। कोशिका झिल्ली के सक्रिय घटक कौन कौन से, तो एक तो आपका हो जाएगा स्पेंडल फाइबर तर्कु तंतु, दूसरा आ जाएगा फ्लैजिला, तीसरा आ जाएगा सीलिया। तो ये आपके सक्रिय घटक है जो कि एक्टिव मोड में रहते हैं। तर्कु तंतु, स्पिंडल फाइबर जो कि गुणसूत्रों को बांधे रखते हैं कोशिका विभाजन के दौरान, कसाब और पक्षमाभ ये सूक्ष्म जीवों के अंदर गमन करने में सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे युग्लिना के अंदर क्या पाया जाता है, कसाब पाया जाता है, पैरामीशियम में पक्षमाभ पाया जाता है। फिर जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा चुका है। तो आंसर आ जाएगा हक्सले ने। हक्सले ने क्या कहा था, जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था, भौतिक आधार कहा था, फिजिकल बेस कहा था। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने किया, प्रतिपादित किया, तो जीव द्रव्य सिद्धांत जो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी है वो किसने दी थी, हर्टविग ने दी थी। फिर कोशिका की त्रिस्तरीय संरचना क्या है, मतलब यहाँ पे 3 डोमेन मॉडल के बारे में पूछा गया है। एकल स्तरीय संरचना इकाई कला मॉडल सिद्धांत तो किसने दिया था, रॉबर्टसन ने। और त्रिस्तरीय संरचना के अंतर्गत सबसे बाहर की तरफ क्या आएगा, प्रोटीन आएगा, मध्य में क्या आएगी, लिपिड आएगी, और फिर अंदर की तरफ क्या आएगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, ये कोशिका का त्रिस्तरीय मॉडल है। प्रोकैरियोटिक सदस्यों के एग्जाम्पल आपको बताने हैं। 2 प्रकार की सेल पाई जाती है आपकी, एक होती है प्रोकैरियोटिक, यहाँ प्रो और कैरियोन 2 शब्द है, आपको ध्यान रखना है। प्रो का अर्थ होता है आदिम, अल्पविकसित, पुराना। कैरियोन कहते हैं न्यूक्लियस को, केंद्रक को कहा जाता है। तो प्रोकैरियोन में ऐसी कोशिकाएं आ जाएगी जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है, ऐसी समस्त कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। और ध्यान रखना है इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आनुवांशिक घटक को क्या नाम देते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं, अर्थात इनके क्रोमोसोम जो होते हैं इनको क्रोमेटिड के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पूछा गया है प्रोकैरियोटिक सदस्यों के एग्जाम्पल, तो आपको याद रखने, एक तो बैक्टीरिया हो जाएगा, एक आपका नील हरित शैवाल जिसको हम BGA ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ये हो जाएगा। और एक आपको इसमें याद रखना है वाउचेरिया, वाउचेरिया। तो ये आपके प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, प्रोकैरियोट्स के केंद्रक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, इनको हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि इनका जो केंद्रक होता है उसे न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, केंद्रक बिखरा रहता है जिसके चारों तरफ जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट रहती है, इस कारण इसे हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियोइड कह देंगे। कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करें आपकी, तो प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, प्रोकैरियोट्स में ऐसे जीवों को शामिल किया जाता है जिनके अंदर अल्पविकसित कोशिकाएं पाई जाती है, अर्थात इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो झिल्ली युक्त नहीं पाए जाते तो अपने को पता है कि सेल ऑर्गेनल्स जिसके चारों तरफ झिल्ली नहीं है, 2 ही तो है आपके, कौन से है, एक हो जाएगा आपका राइबोसोम और दूसरा हो जाएगा आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तारक काय के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो ऐसा कोशिकांग जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, ये कौन सा हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। फिर प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम है क्या, आरएनए और प्रोटीन से जो इकाई मिलकर बनी होती है उनको हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका 70S और एक होता है आपका 80S। 70S की बात करें अगर अपन, तो 70S राइबोसोम की बात करें तो 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है, ध्यान रखना है आपको, प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है 70S। 80S किस में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में। अब 70S को भी हम 2 भागों में बांट के चलते हैं, कौन कौन सी, बड़ी इकाई हो जाएगी 50S और छोटी इकाई हो जाएगी 30S। 80S की बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी 60S और छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी 40S। इनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी। प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा, 70S प्रकार का। देखिए यहाँ S से तात्पर्य है श्वेतबर्ग नियतांक, क्योंकि श्वेतबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने इनके बारे में बताया था, इस कारण इसे हम श्वेतबर्ग नियतांक के नाम से जानते हैं। और उनके सम्मान में 70 और 80 के आगे क्या लगा दिया जाता है, S लगा दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, जिसमें एमिनो शर्करा और म्यूरेमिक अम्ल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है,
प्रोकैरियोट्स में श्वसन स्थल कौन सा होता है? अपने को पता है कि यूकैरियोट्स के श्वसन स्थल की बात करें तो यहाँ कौन सा कोशिकांग हो जाता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। वहीं अपन अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे मिजोसोम पाए जाते हैं जो झिल्ली के अंतर्वलन से बने होते हैं। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में श्वसन की क्रिया कहाँ होगी? मिजोसोम में होगी। सबसे बड़ी कोशिका, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आमाप आकार पूछा जा सकता है 175 इंटू 135, 175 गुणा 135 साइज है इसका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो ये हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा लेड-लेवी। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के नाम से इसे हम जानते हैं। 0.25 माइक्रोन इसका आकार हो जाएगा और PPLO के नाम से भी इसे जाना जाता है। पॉलीप्लूरोलाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से इसे हम जानते हैं। एक कोशिकीय जीवों के एग्जाम्पल आपको बतानी है, सिंपल सा है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं जिनमें अमीबा, पैरामीशियम और युग्लिना मुख्यतः शामिल है। पादप कोशिकाओं को जोड़ने वाले छोटे छोटे तंतु क्या कहलाते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा के नाम से जानते हैं। और दो जंतु कोशिकाओं के मध्य सेतु या पुल का काम करने वाले जो तंतु होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? डेस्मोसोम। ये भी कई बार आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। फिर एक कोशिका में उपस्थित जेली के समान जो स्वच्छ तरल पाया जाता है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। फिर एक कोशिका का आधारभूत पदार्थ क्या कहलाता है? इसको हम साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। कोशिका का आधारभूत पदार्थ है हाइलोप्लाज्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, फिर कोशिका के अंतः कंकाल का निर्माण किससे होता है? तो अपने को पता है कि कोशिका का जो आंतरिक कंकाल बना होता है वो किससे बनता है? ER से बनता है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से, अंतः पर्दवी जालिका के नाम से जानते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, कौन सी? एक होती है RER और एक होती है SER। RER का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। और SER का काम क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना। ठीक है। फिर ER में मुख्य संरचनाएं कौन कौन सी पाई जाती है? तो एक आपकी सिस्टनी हो जाएगी और एक वेसिकल्स हो जाएगी और ट्यूबुल्स हो जाएगी। तो ये आपके मुख्य संरचनाएं जो है ER में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी सतह पर पाए जाने वाले अंगुली रूपी उभार क्या कहलाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होता है। इसके अंदर ये जो अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं, इन उभारों को क्या कहा जाता है? तो इनका नाम पूछा गया है। इनको हम क्रेस्टी के नाम से जानते हैं। और इन्हीं क्रेस्टी पर जो तंतु रूपी संरचना पाई जाती है, इन पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और इन कणों का नाम क्या हो जाएगा? इन कणों का नाम F1 कण या ऑक्सीसोम हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि श्वसन से संबंधित क्रिया कहाँ होती है? F1 कणों पर या ऑक्सीसोम पर श्वसन संबंधी क्रियाएं होती है। फिर यूकेरियोटिक में श्वसन से संबंधित क्रियाएं किस कोशिकांग में होती है? सिंपल सा आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोकैरियोट्स में हमने पहले ही पढ़ लिया। किस में पाई जाती है? मिजोसोम में पाई जाती है। फिर कशेरुकी जंतु व पादप कोशिकाओं के बिखरे हुए गोलजिकाएं क्या कहलाते हैं? तो सिंपल सा है कि पादप कोशिका के अंदर जो बिखरे हुए गोलजिकाएं है उसको हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिका में तारककाय, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम नहीं पाए जाते, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन, सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से किसे जानते हैं? आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैसे एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होने के कारण सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। और ये फटने के पश्चात अपने खुद को ही खत्म कर लेता है, इस कारण सुसाइडल बैग के नाम से इसे हम जानते हैं। फिर हाइड्रोजन प्रोक्साइड H2O2 से संबंधित कोशिकांग कौन सा है? प्रोक्सीसोम हो जाएगा। राइबोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि राइबोसोम किससे बना होता है? तो RNA और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम बनाते हैं। 70S राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? देखिए, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर तो 70S ही होते हैं ओनली, लेकिन यूकैरियोट्स में भी कुछ कोशिकांगों में पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, पहला कोशिकांग आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? हरित लवक हो जाएगा। तो इन दो कोशिकांगों के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं? 70S से राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन यहाँ है, तर्कुतंतु किससे बने होते हैं? तो तर्कुतंतु तारक केंद्र से बने होते हैं। यही कारण है कि तारक केंद्र न होने पर कोशिका विभाजन
के दौरान समान गुणसूत्र वाली कोशिकाएं नहीं बनती। रंगीन लवक क्या कहलाते हैं? तो इसको हम क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। हरित लवक किस नाम से जाने जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका में एक से अधिक केंद्रक अगर किसी कोशिका में पाए जाते हैं तो इसको किस नाम से जानेंगे? टिनोसाइट सेल के नाम से इसको जाना जाता है। फिर एक केंद्रक के भीतर उपस्थित पारदर्शी तरल को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? कैरियोलिम्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, केंद्रक में उपस्थित दागनुमा संरचना क्या कहलाती है? ये आपका केंद्रक हो जाएगा, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक होता है और इसमें जो ये दागनुमा संरचना पाई जाती है इसको हम क्रोमेटिन जालिका के नाम से जानते हैं। क्या नाम दे देंगे? क्रोमेटिन जालिका, जो कि कोशिका विभाजन के दौरान क्या बनाएगी? क्रोमोजोम बनाएगी, गुणसूत्र बनाएगी, जिन्हें आनुवांशिक लक्षणों के वाहक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं में प्रजनन किस विधि से होता है? विखंडन विधि से, फिर कोक्सिक से कहते हैं। जीवाणु जो गोलाकार होते हैं इनको हम कोक्सी के नाम से जानते हैं और छड़रूपी शाखा रूपी जो जीवाणु होते हैं इनको हम बेसिलाई के नाम से जानते हैं। तंतुरूपी जीवाणु एक्टिनोमाइस्टीज समूह के अंदर पाए जाते हैं और कोशिका भित्ति जिन जीवाणुओं के अंदर नहीं पाई जाती उनको हम माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। अर्थात आपसे पूछा जाएगा कि माइकोप्लाज्मा क्या है? कोशिका भित्ति रहित जीवाणु ही क्या कहलाते हैं? माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं। ये देखिए, जीवाणुओं का बाहरी स्तर क्या कहलाता है? इसको हम श्लेष्मिक स्तर के नाम से जानते हैं। कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? सिंगर व निकोलसन ने इस मॉडल का प्रतिपादन किया था। फिर नील हरित शैवाल, जिसको हम बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, इसमें प्रोटीन युक्त संग्रहित पदार्थ कौन सा होता है? तो साइनोफाइसिन के नाम से इसको जानते हैं, साइनोफाइसिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं में गोलाकार डीएनए क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले सर्कुलर डीएनए को किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, आपको ध्यान में रखना है। फिर वायरस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? वायरस का अर्थ क्या होता है? वायरस का अर्थ होता है तरल विष, तरल विष। तो ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। फिर है, तंबाकू में मोजेक रोग हेतु विषाणु ही उत्तरदायी है। ये बात किसने कही? ये बात किसने बताई थी? ये बात इवानोवस्की ने बताई थी। अर्थात कौन सा रोग होता है तंबाकू में? इसका TMV, टोबैको मोजेक वायरस रोग होता है। फिर विषाणु का बाहरी आवरण कैप्सिड किससे बना होता है? इस प्रकार से विषाणु की जो संरचना होती है, इस संरचना का ये जो बाहरी आवरण है, इसके बारे में किससे बना, ये किससे बना होता है, ये पूछा गया था। पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस आवरण को किस नाम से जानते हैं। तो इस आवरण को अपन क्या नाम देंगे? कैप्सिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है ये कौन सा होता है? तो या तो RNA होगा या फिर DNA होगा, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। अगर जंतु वायरस है तो फिर DNA जेनेटिक मटेरियल होगा, प्लांट वायरस है तो इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होगा। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि ये कोट किससे बना होता है? तो कोट किससे बना होता है? कैप्सिड किससे बना होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है किससे बना होगा? प्रोटीन से बना होता है और इसकी प्रत्येक इकाई को क्या नाम देते हैं? कैप्सोमियर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले वायरस क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज, सिंपल सा है। बैक्टीरिया का फेज करने वाले जो वायरस होते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु ही क्या होते हैं? जीवाणुभोजी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, RNA से बने सूक्ष्मतम संक्रमणकारी सदस्य जिनमें प्रोटीन अनुपस्थित होता है, इसको हम क्या नाम देंगे? विरोइड के नाम से जानते हैं, वायरोइड के नाम से जानते हैं। फिर है प्रियोन्स, क्या है? संक्रमणकारी प्रोटीन जिसमें खुद का आनुवंशिक पदार्थ अनुपस्थित होता है। ठीक है, प्रियोन्स इंपॉर्टेंट है भाई। प्रियोन्स किसे कहते हैं? ऐसे संक्रमण करने वाले पदार्थ जिनमें खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता। संक्रमण की क्षमता जिनके अंदर होती है लेकिन इनमें आनुवंशिक पदार्थ जो आपका DNA RNA होता है वो एब्सेंट होता है। तो ऐसे कण, ऐसे प्रोटीन जिनमें DNA RNA नहीं पाया जाता लेकिन संक्रमण की क्षमता होती है, क्या कहलाते हैं? आपके प्रियोन्स कहलाते हैं। सूक्ष्म अणुभार वाले वर्ताकार RNA क्या कहलाएंगे? वायरोइड्स कहलाएंगे। ऊपर आ गए वायरोइड्स कहते हैं। कोशिका चक्र की प्रावस्थाओं को सही क्रम में जमाना है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहली प्रावस्था कौन सी है? G1, फिर कौन सी हो जाएगी? S, फिर कौन सी हो जाएगी? G2 और अंतिम कौन सी हो जाएगी? M फेज हो जाएगी। ठीक है, G1 के अंतर्गत RNA और प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले
घटक बनते हैं। एस के अंदर आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, डीएनए का द्विगुणन होता है, अर्थात डीएनए किस अवस्था में बनता है, एस प्रावस्था में बनता है। फिर G2 प्रावस्था के अंतर्गत आपका कौन बन जाएगा, आरएनए और प्रोटीन बन जाएगी, और एम फेज के अंदर प्रवेश करने के बाद कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। इस एम के अंतर्गत इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 4 प्रावस्थाएं आ जाएगी। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, नीचे पूछ लिया गया है आपसे, तो एस प्रावस्था के अंतर्गत डीएनए का संश्लेषण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 70 क्वेश्चन अपने फर्स्ट यूनिट के यहाँ पे मैंने इस क्लास के अंदर करवाने की कोशिश की है, और ये 70 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से अपने 500 यूनिट एक एक वीडियो के अंदर 30-35 मिनट की अपनी वीडियो होगी, और इसी 30-35 मिनट की क्लास के अंतर्गत आपकी एक यूनिट कंप्लीट करवाएंगे, तो 5 यूनिट के अंतर्गत आपकी पूरी बुक का यहाँ पे अध्ययन करवाएंगे। जीवन प्रावस्था में किसका संश्लेषण होता है, आरएनए, एंजाइम और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। एक बात और है कि जीवन एस और G2, जीवन एस और G2, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये किस प्रावस्था के लिए जानी जाती है, तो ध्यान रखना है आपको। कोशिका विभाजन की 4 प्रावस्थाएं होती है, इनमें से जो इंटरफेज प्रावस्था है, इस इंटरफेज के अंतर्गत जीवन एस और G2 आती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये इतना ज़्यादा यहाँ सेल डिवीजन अपने सिलेबस में है नहीं, तो हम यहाँ पे अध्ययन नहीं करेंगे। गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किस प्रावस्था में किया जाएगा, तो गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किस प्रावस्था में होता है, आपको ध्यान रखना है, मेटाफेज के अंतर्गत गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किया जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि गुणसूत्रों के आकार का अध्ययन किस प्रावस्था में होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनाफेज अवस्था। अच्छे से याद रखना है, संरचना का अध्ययन मेटाफेज में, आकार का अध्ययन एनाफेज में, क्योंकि गुणसूत्र जैसा कि हम देखते हैं बी प्रकार के, एल प्रकार के जो पाए जाते हैं, आई प्रकार के, जे प्रकार के, तो यहाँ एनाफेज अवस्था में उस आकार का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है आकार का अध्ययन एनाफेज में, संरचना का अध्ययन मेटाफेज में। फिर ग्राम अग्राही बैक्टीरिया के एग्जाम्पल आपको देने हैं। अगर हम बैक्टीरिया को, जीवाणु को ग्राम अभिरंजित करें, किससे, क्रिस्टल वायलेट डाई से या फिर आयोडीन घोल से, तो अगर बैक्टीरिया ने रंग ग्रहण कर लिया तो उसे हम ग्राम ग्राही के नाम से जानते हैं, और रंग ग्रहण नहीं किया तो उसे हम ग्राम अग्राही जीवाणुओं के नाम से जानते हैं। यहाँ ग्राम अग्राही, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल पूछे हैं, तो नाइसेरिया गोनोरी, जिसके द्वारा गोनोरिया रोग होता है, और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस, ये 2 आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर ग्राम अभिरंजक, ऐसे अभिरंजक जिनको हम बैक्टीरिया के रंगने के लिए काम में लेते हैं, क्या कहलाते हैं, ग्राम अभिरंजक कहलाते हैं। और ग्राम अभिरंजक कौन कौन से हैं जिनका उपयोग हम बैक्टीरिया को कलरफुल बनाने के लिए करते हैं, तो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का घोल, ये मुख्य आपकी ग्राम अभिरंजक हो जाएंगे। अगला देखिए, वायरस शब्द पहले हमने पूछा था किसने दिया, इवानोवस्की ने। अब पूछ लिया कि वायरस शब्द का अर्थ क्या है, तरल विष के नाम से इसे हम जानते हैं। फिर पक्षमार्ग व कसाब के आधार भाग में पाई जाने वाली संरचना क्या कहलाती है। देखिए, सीलिया और फ्लैजिला का जो बेस है, इस बेस को बनाने वाली जो संरचना है, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट, ब्लिफेरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 68 नंबर आपका क्वेश्चन है कि TMV वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया था कि प्लांट वायरस जितने भी है, पादप विषाणु जितने भी है, सभी के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा, RNA होगा। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस वायरस में जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है TMV, टोबैको मोजेक वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है 69, जीवाणुओं में प्लाज्मा कला के अंतर्वलन से बनी संरचना क्या कहलाती है। तो हमने पहले ही अध्ययन कर लिया था, क्या नाम देते हैं, मीजोसोम। बैक्टीरिया के अंदर श्वसन से संबंधित कोशिकांग कौन सा है, मीजोसोम। और इस मीजोसोम का निर्माण कैसे होता है, बैक्टीरिया की आंतरिक झिल्ली के अंतर्वलन से। फिर है PPLO, माइकोप्लाज्मा, जो प्रकृति की सबसे छोटी जीवित कोशिका है, इसकी प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार की प्रकृति होती है, तो इसको हम मृतोपजीवी प्रकृति के नाम से जानते हैं। तो ये थे अपने आज की फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन, जो कि हम जूलॉजी के सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, कोशिका विज्ञान व सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत
पढ़ रहे थे और ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेमेस्टर फर्स्ट की जूलॉजी की सेकंड बुक की फर्स्ट यूनिट की थी, जिसका अध्ययन हमने किया सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, इसके मुख्य बिंदु, प्रतिपादक, फिर कोशिका की जो है परिचय, इंट्रोडक्शन, इसके अंतर्गत हमने कोशिकांगों के बारे में पढ़ा, इसका मार्फोलॉजी, आकार, साइज, शेप के बारे में पढ़ा, कंसेप्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का अध्ययन किया, एग्जाम्पल हमने देखी। यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल पूछ लिए जाए तो समस्त प्रकृति की पादप और जंतु कोशिकाएं किसके अंतर्गत आती है, यूकैरियोट्स के अंतर्गत आती है। और प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वॉब्सेरिया आपका बैक्टीरिया और बीजी आ जाएगा, ठीक है। फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की सामान्य संरचना हमने देखी, होल किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, और प्रोड भाग के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए या आरएनए पाया जाता है। अगर जंतु कोशिका है तो इसके वायरस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और प्लांट सेल के वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। बैक्टीरिया और टिपिकल एनिमल सेल के बारे में हमने अध्ययन किया। सेल साइकिल का भी हमने सूक्ष्म अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत आपकी इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 प्रावस्थाएं आती हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो आपकी यूनिट फर्स्ट करवाई गई है आपको अच्छे से पसंद आई होगी। आवश्यक रूप से आप इस चैनल को डी आर आर्ट बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो समय पर अपने फर्स्ट बुक के साथ भी आएंगे। बीएससी पार्ट सेकंड और थर्ड ईयर का संपूर्ण सिलेबस भी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको निःशुल्क प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ जी।